हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनएस इंजीनियर फिल्टर। और आज हम देखने वाले हैं सहायक प्रबंधक के सॉल्यूशन आरसीसी पार्ट के। आरसीसी पार्ट में जो क्वेश्चन है उसका डिटेल सॉल्यूशन देखेंगे। उसके अलावा हम देखेंगे कि उस टॉपिक से और क्या क्या सवाल बन सकते हैं, पूरा डिटेल कॉन्सेप्ट में देखेंगे। तो और जो कुछ इम्पोर्टेंट लगे आपको तो आप नोट कर सकते हैं उसको अपने शॉर्ट नोट्स में। यहाँ से बहुत सारे सवाल आते हैं, जो इंपॉर्टेंट सवाल आया था, सेलेक्टेड टॉपिक से आता है, लेकिन उस पर्टिकुलर टॉपिक से ही सवाल आते हैं एग्जाम्स में। तो इसमें आरसीसी पोर्शन का जो पहला सवाल है सेट डी के हिसाब से, तो वो 14 नंबर का सवाल था और इसमें पूछा गया था एज पर द स्ट्रेन कर्व, एज पर द स्ट्रेन कर्व ऑफ कॉन्क्रीट द बेंडिंग कंप्रेशन द डिजाइन स्ट्रेस इन द कॉन्क्रीट एट 0.02 स्ट्रेन इज। ठीक है, हमारे पास कंक्रीट का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है और उसमें बोला गया है कि जहाँ पे 0.002 बेंडिंग होता है, 0.002 स्ट्रेन आता है, वहाँ पे कितना स्ट्रेंथ होता है। तो वहाँ पे कितना स्ट्रेंथ होता है वो चीज़ हम देखेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं जो कंक्रीट होता है उसका स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम देख लेते हैं। उसका स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम कुछ इस प्रकार से होता है। सबसे पहले पैराबोलिक कर्व चलता है, देन फिर वो स्ट्रेट लाइन हो जाता है। ठीक है, याद रखिएगा 0.002 तक वो पैराबोलिक चलता है, फिर 0.0035 स्ट्रेंथ तक वो स्ट्रेट लाइन चलता है। तो एक चीज हो गई ये बात भी याद रखिएगा, ये ग्राफ याद रखिएगा। उसके बाद इसका जो स्ट्रेन डायग्राम होता है उसको हम लीनियर बना लिए हैं। इसका जो स्ट्रेन डायग्राम है उसको हम लीनियर बना लिए। स्ट्रेन डायग्राम मतलब कि ये वाला डायग्राम। जब हमारे पास ये बीम है, इस बीम में जब हमारे पास लोडिंग आएगा तो लोडिंग आएगा तो ये बेंड होगा, लोडिंग आएगा तो ये बेंड होगा। तो ये इस प्रकार से बेंड होगा, क्योंकि इस प्रकार से बेंड होगा तो स्ट्रेस का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इसका जो न्यूट्रल एक्सिस है, ये हमारा न्यूट्रल एक्सिस हो गया। न्यूट्रल एक्सिस हो गया, न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर जाएंगे तो कंप्रेशन दिखेगा, न्यूट्रल एक्सिस के नीचे आएंगे तो टेंशन दिखेगा। और ये लीनियरली वेरी करता है, ये लीनियरली वेरी करता है। वही चीज यहाँ पे बनाया गया है कि इधर इधर पे जो स्ट्रेन है वो कंप्रेसिव स्ट्रेन है, इधर पे जो स्ट्रेन है वो टेंसाइल स्ट्रेन है। ठीक है, तो जो स्ट्रेन है वो लीनियरली वेरी करता है, जो स्ट्रेन है वो लीनियरली स्ट्रेन स्ट्रेन लीनियरली वेरी करता है। स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो ग्राफ है वो अलग होता है, स्ट्रेस और स्ट्रेन का ग्राफ है वो अलग होता है। सिर्फ स्ट्रेन की बात करें तो वो लीनियरली वेरी करेगा, और स्ट्रेस ब्लॉक होता है, स्ट्रेस ब्लॉक होगा वो इस ग्राफ पे डिपेंड करेगा, स्ट्रेस ब्लॉक इस ग्राफ पे डिपेंड करेगा, और स्ट्रेन डायग्राम लीनियरली होता है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से लीनियरली होता है। उसके बाद इस पॉइंट को हम लोग बोल दिए, इस पॉइंट पे बोल दिए कि हमारा ये 0.002 वाला स्ट्रेन है, 0.002 वाला स्ट्रेन है। और जो मैक्सिमम स्ट्रेन है वो 0.0035 वाला स्ट्रेन है। और मैक्सिमम स्ट्रेन कहाँ पे आएगा, उसका टॉप फाइबर में आएगा या फिर उसका बॉटम फाइबर में आएगा। तो टॉप फाइबर मैक्सिमम स्ट्रेन हो गया। तो इस सवाल में पूछा गया है कि 0.002 स्ट्रेन के पास कितना स्ट्रेस आता है, 0.002 स्ट्रेन के पास कितना स्ट्रेस आता है। तो देखेंगे कि यहाँ पे 0.045 एफसीके आ रहा है, ये 0.45 एफसीके टॉप बॉटम पे आ रहा है, और टॉप बॉटम से नीचे भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो इस पॉइंट तक वो 0.45 एफसीके है। 0.45 एफसीके क्या होता है, सबसे पहले ये देख लेते हैं। हमारे पास कंक्रीट होता है, कंक्रीट का जो स्ट्रेंथ होता है 0.45 एफसीके होता है। अगर हम इसमें डिजाइन स्ट्रेंथ की बात करें तो एफसीके में हम डिजाइन स्ट्रेंथ की बात करें तो इसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी ले लिया जाता है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी का वैल्यू 1.5 लिया जाता है, तो जिससे ये 0.67 ऑफ एफसीके हो जाता है, 0.67 ऑफ एफसीके हो जाता है। अब डिजाइन स्ट्रेंथ की बात करें हम फील्ड पे, तो इस पे एक बार और फैक्टर ऑफ सेफ्टी लिया जाता है। अगर फील्ड पे डिजाइन स्ट्रेंथ की बात करें तो उसके लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.5 लिया जाता है, तो उसके लिए 1.5 लिया जाता है, जिससे इसकी वैल्यू 0.45 ऑफ एफसीके हो जाता है। तो जो कंक्रीट होता है, जो आरसी कंक्रीट होता है, उसका डिजाइन स्ट्रेंथ फील्ड पे कितना होता है, 0.45 एफसीके होता है, वही उसका अल्टीमेट स्ट्रेंथ होता है। तो अल्टीमेट स्ट्रेंथ उसके टॉप फाइबर पे आ गया, वो जो उसका टॉप फाइबर होगा वो अल्टीमेट स्ट्रेंथ तक पहुंच गया, और उसका अल्टीमेट स्ट्रेंथ है 0.45 ऑफ एफसीके स्टॉप बॉटम पे, स्टॉप फाइबर पे। फिर इस पॉइंट पे बात किया जाए, तो इस पॉइंट पे बात किया जाए तो देखेंगे कि लीनियरली वेरी कर रहा है, लीनियरली वेरी कर रहा है। तो यहाँ से 0.002 स्ट्रेंथ तक, 0.002 स्ट्रेंथ तक 0.45 ऑफ एफसीके आ रहा है। इसकी बात मैं बताऊंगा कि क्या है। तो यहाँ तक 0.45 ऑफ एफसीके आ रहा है, फिर वो डाउन होते होते, कम होते होते वो कितना पे आ जा रहा है, जीरो पे आ जा रहा है, क्योंकि ये न्यूट्रल एक्सिस है, न्यूट्रल एक्सिस पे ना तो टेंशन आएगा ना तो कंप्रेशन आएगा। तो इस पॉइंट पे वो जीरो हो गया।
जीरो से बढ़ता गया पैराबोलिक, फिर देन वो स्ट्रेट लाइन हो गया, यहाँ से यहाँ तक पैराबोलिक बढ़ा जीरो स्ट्रेस से, फिर यहाँ से वो कांस्टेंट हो गया, और यहाँ से पहुंचने के बाद वो 0.45 एफसीके पे पहुंच गया, 0.45 एफसीके पे पहुंच गया, यहाँ पे जीरो पे था। ठीक है, तो इस पॉइंट पे बोला गया है कि कितना स्ट्रेंथ है, 0.002 स्ट्रेंथ पे कितना स्ट्रेंथ है कंक्रीट का, तो 0.45 एफसीके उसका स्ट्रेंथ है, 0.45 एफसीके, तो इसका आंसर हो जाएगा 0.45 एफसीके। इस ग्राफ से और भी इंपॉर्टेंट सवाल बनते हैं कंक्रीट का स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम से, उसको हम देख लेते हैं। तो इसका जो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, इसका स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है इस प्रकार से है। तो अगर हम यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है उसको न्यूट्रल एक्सिस माने, एक्सयू माने, तो यहाँ पे 0.45 एफसीके तो लग रहा है, लेकिन जो कंक्रीट है उसका जो एवरेज स्ट्रेंथ होगा, अगर पूरा का पूरा 0.45 एफसीके होता तो 0.45 एफसीके होता, लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कर्व है तो ये 0.45 एफसीके से कम होता है, तो 0.45 एफसीके से कम हो जाता है, इसका जो एवरेज स्ट्रेंथ है वो कितना हो जाता है, 0.36 ऑफ एफसीके। 0.36 ऑफ एफसीके कंक्रीट का एवरेज स्ट्रेंथ है, वही चीज यहाँ ये है। तो और एक्ट कहाँ पे करता है, हमेशा सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे एक्ट करता है। तो इस पैराबोला सेक्शन का अगर हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालें तो इस पॉइंट पे आता है, इस पॉइंट पे आता है, और ये जो पॉइंट होता है अगर हम देखें, ये जो पॉइंट होता है अगर हम देखें तो वो होता है टॉप से इस पॉइंट का अगर हम बात करें तो वो हो जाता है टॉप से 0.42 ऑफ एक्स यू, अगर हम बॉटम से बात करें तो वो हो जाता है 0.57 ऑफ एक्स यू। ठीक है, इसको याद रखेंगे, 0.42 ऑफ एक्स यू, या फिर इस बॉटम पॉइंट से अगर हम देखें तो बॉटम पॉइंट से 0.57 ऑफ एक्स यू। ठीक है, तो इस पॉइंट पे वो एक्ट करता है 0.45 एफसी के टॉप फाइबर से 0.42 पे एक्सयू पे वो एक्ट करता है। ये जो हमारा इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, ठीक है, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, और कितना एक्ट करता है 0.36 ऑफ एफसी के। तो ये भी आता है कि कहाँ पे एक्ट करता है, कितने डिस्टेंस पे एक्ट करता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा कंक्रीट का एवरेज स्ट्रेंथ कितना होता है और मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितना होता है, मैक्सिमम डिजाइन स्ट्रेंथ 0.45 एफसी के, एवरेज स्ट्रेंथ कंक्रीट का एवरेज स्ट्रेंथ कितना हो जाएगा 0.36 ऑफ एफसी के, और ये 0.36 एफसी के कहाँ पे एक्ट करेगा 0.42 ऑफ एक्सयू पे, कहाँ से, टॉप से। ठीक, ये तीन चीज याद रखेंगे। इसके अलावा इसमें पूछा जाता है कि अगर हम कंक्रीट को कंप्रेशन में लें, ये तो फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ हो गया, फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ हो गया। ठीक है, ये तो फ्लेक्सुरल, यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे हम देखें जो स्ट्रेंथ की बात करें तो ये तो हो गया हमारा बेंडिंग स्ट्रेंथ, ये हो गया हमारा बेंडिंग स्ट्रेंथ, लेकिन वहीं पे हम कंक्रीट का अगर हम कॉलम बना दें तो इसमें डायरेक्ट कंप्रेशन आ रहा है, इसमें डायरेक्ट कंप्रेशन आ रहा है। तो डायरेक्ट कंप्रेशन अगर आता है तो कंक्रीट का मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितना होता है, ये घट के मैक्सिमम मैक्सिमम कितना छोटा हो सकता है। तो उस पे अगर डायरेक्ट स्ट्रेन आ रहा है तो मैक्सिमम स्ट्रेन होगा 0.002, याद रखेंगे इसको कि मैक्सिमम स्ट्रेन इन डायरेक्ट कंप्रेशन बहुत कंफ्यूजिंग होता है और बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डायरेक्ट कंप्रेशन में 0.002 स्ट्रेन, और बेंडिंग में मैक्सिमम, अगर मैक्सिमम स्ट्रेन पूछा जाए बेंडिंग में तो 0.0035। उसके अलावा अगर कंक्रीट श्रिंकेज होता है तो श्रिंकेज में पूछा जाए तो 0.0002, मतलब कि 2 इंटू 10 की पावर -4। तो याद रखेंगे ये तीनों टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर डायरेक्ट कंप्रेशन में पूछा जाए तो कितना स्ट्रेन 0.002 स्ट्रेन, अगर बेंडिंग में पूछा जाए मैक्सिमम स्ट्रेन तो कितना 0.0035 स्ट्रेन, अगर वही चीज पूछा जाए श्रिंकेज में कितना स्ट्रेन होगा मैक्सिमम स्ट्रेन तो 0.0002, या फिर 10 की पावर -2 इंटू 10 की पावर -4 टाइम्स। तो ये भी इंपॉर्टेंट होता है। उसके अलावा पूछा जाता है कि इसमें जो सरिया लगा होता है, इस पे जो स्टील लगा होता है, इस पे जो स्टील लगा होता है उस पे मैक्सिमम स्ट्रेन कितना होता है, उस पे जो मैक्सिमम स्ट्रेन होता है वो होता है 0.002 प्लस जो हमारे पास स्टील है उसका स्ट्रेंथ 0.002 प्लस जो हमारे पास स्टील है उसका स्ट्रेंथ कितना निकलेगा, स्ट्रेंथ कितना होता है स्ट्रेस अपॉन ई, तो वहां पे जो स्टील है उसका स्ट्रेस कितना हम लेते हैं 0.87 ऑफ एफ वाई, उसके बाद ई एस। तो ये हो गया हमारा स्टील का स्ट्रेन फैक्टर ऑफ सेफ्टी के साथ इतना हो गया, प्लस 0.002। तो मैक्सिमम स्ट्रेन कितना होगा, कम से कम 0.87 एफ वाई अपॉन ई एस प्लस 0.002। ये 4-5 टर्म्स हैं, ये 4-5 टर्म्स को बहुत अच्छे से हमको याद रखना है। ठीक है, नोट करते हुए जाइएगा, नोट करते हुए चलिएगा इसको। ठीक है, शॉर्ट शॉर्ट नोट्स में, क्योंकि कंफ्यूजिंग टर्म्स होता है। उसके बाद फिर हम आगे आते हैं नेक्स्ट सवाल में, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 0.45 ऑफ एफ सी के। 0.36 एफ सी के क्या होता है, एवरेज स्ट्रेंथ होता है। ठीक है, और ये 0.42 एफ सी के कुछ नहीं होता है, 0.42
ये एक्स यू होता है, ये होता है न्यूट्रल एक्सिस का डिस्टेंस होता है टॉप से टॉप टॉप फाइबर से उसका सेंट्रोइड का डिस्टेंस होता है, टॉप फाइबर से सेंट्रोइड का डिस्टेंस होता है, टॉप फाइबर से सेंट्रोइड का डिस्टेंस होता है 0.45 एफसी इसका ओरिजिनल आंसर है, ये कुछ भी टर्म्स नहीं होता है। ठीक है, ये तीनों टर्म्स को याद रखिएगा। 0.36 एफसी क्या है, 0.42 एफसी क्या है, 0.42 एफसी नहीं होता है, 0.42 एक्सयू होता है, वहां पे वो न्यूट्रल एक्सिस का डिस्टेंस होता है 0.45 एफसी होता है। इस 0.45 को 0.446 भी कहीं कहीं पे लिखा जाता है एफसी के साथ, तो वही बात है, उतना ज्यादा वेरिएशन नहीं है। फिर अगला सवाल हम देखते हैं 15 नंबर का सवाल। एज पर द कोडर प्रोविजन द शॉर्ट टर्म्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट फॉर M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट। तो सबसे पहले देखते हैं कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता क्या है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता क्या है, और इसमें शॉर्ट टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है और लॉन्ग टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है, और इसमें कितने टाइप का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है, इसकी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कंक्रीट का स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बना लिए। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है, इसी चीज को मैं डील करता हूँ। ठीक है, इसी चीज को हम एक्सप्लेन करते हैं। तो कंक्रीट का सबसे पहले तो हम देख लिए उसका स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनता है, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनेगा कंक्रीट का। तो ये ओरिजिन पॉइंट है, इस ओरिजिन पॉइंट से जो भी हमारा स्ट्रेन निकलेगा, इस ओरिजिन पॉइंट से जो भी हमारा स्ट्रेन, इस ओरिजिन पॉइंट को लेकर के कोई भी हम टेंजेंट लें तो वो हो जाता है इनिशियल या फिर डायनेमिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इस टेंजेंट को लिया जाए तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एक्चुअल में क्या होता है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी अगर ई की बात किया जाए तो ये क्या होता है, ये होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, इन दोनों का रेशियो होता है। मतलब कि स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो टेंजेंट होता है, स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो टेंजेंट होता है वही होता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो ये जो टेंजेंट होता है इस ग्राफ में हम देखें तो अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग होता है। तो इसी टेंजेंट की अगर हम बात करें, तो सबसे पहले बोला जाता है कि ओरिजिन से लेकर के कोई एक टेंजेंट बनाया जाए, तो ये जो टेंजेंट होता है ये बताता है हमारा इनिशियल मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, या फिर इसी को बोला जाता है डायनेमिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। यही होता है हमारा इनिशियल मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, या फिर इसको बोला जाता है डायनेमिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, तो वो क्या होता है, किसी भी ओरिजिन से जो टेंजेंट निकलता है उसको बोलते हैं इनिशियल मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। और जो इसका टेंजेंट मॉडुलस ऑफ प्लास्टिसिटी बोला जा रहा है, इसका एक और पॉइंट होता है कि इसका ओरिजिन, जो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है, इसका ओरिजिन और ओरिजिन के बाद ग्राफ में किसी पॉइंट को लेकर के मिलाते हैं, ओरिजिन और ग्राफ में किसी पॉइंट को लेकर के मिलाते हैं, तो इसको मिलाने वाली जो लाइन होती है, ये वाला जो टेंजेंट हो गया, ओरिजिन और इस पॉइंट को मिलाने वाला जो लाइन है उसको बोला जाता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, या फिर इसी को बोला जाता है सेकंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसी को हम लोग बोलते हैं कंक्रीट का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, क्या होता है, इस जो सेकंड नंबर का है, ओरिजिन और कोई पॉइंट को लेकर के मिला करके जो हम टेंजेंट बनाते हैं, तो ये जो टेंजेंट होता है ये होता है सेकंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसको बोलते हैं सेकंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, या फिर कंक्रीट का एक्चुअल में मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, फिर इसके बाद किसी भी इंस्टेंटेनियस पॉइंट पे एक टेंजेंट लिया जाता है, इसको बोला जाता है टेंजेंट मॉडुलस ऑफ प्लास्टिसिटी। किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे किसी भी पॉइंट पे कोई पॉइंट लिए और उस पॉइंट पे हम टेंजेंट बनाते हैं, तो इसको बोला जाता है टेंजेंट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो तीन टाइप का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है। एक होता है इनिशियल मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, उसी को बोला जाता है डायनेमिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। और वो क्या होता है, ओरिजिन से लेकर के जो स्लोप बनता है, ओरिजिन से लेकर के जो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम पे जो स्लोप बनता है या फिर जो टेंजेंट लेते हैं, वो होता है हमारा इनिशियल या फिर डायनेमिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। फिर दूसरा बात होता है कि ओरिजिन से और जो कर्व होता है, ओरिजिन और कर्व के किसी पॉइंट को लेकर मिला करके कोई टेंजेंट लेते हैं, तो उसको बोला जाता है सेकंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसी को बोला जाता है इसका एक्चुअल में मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। उसके बाद किसी पॉइंट पे एक टेंजेंट खींचा जाता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग
उसको हम लोग बोलते हैं टेंजेंट मॉडुलस ऑफ प्लास्टिसिटी। तीनों टाइप का मॉडुलस ऑफ प्लास्टिसिटी हो गया। अब मॉडुलस ऑफ प्लास्टिसिटी का सिर्फ बात करेगा तो होता है सेकंड मॉडुलस ऑफ प्लास्टिसिटी। सेकंड मॉडुलस ऑफ प्लास्टिसिटी को हम लोग बोलते हैं कंक्रीट का मॉडुलस ऑफ प्लास्टिसिटी। याद रखिएगा, नोट करते हुए चलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तीनों में से कोई एक पूछ देगा तो कंफ्यूज हो जाएंगे, तीनों को हम लोग जनरली नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। तो सेकंड मॉड अगर सिर्फ मॉडुलस ऑफ प्लास्टिसिटी का बात करें तो वो सेकंड मॉडुलस ऑफ प्लास्टिसिटी होता है। और ये जो सेकंड मॉडुलस ऑफ प्लास्टिसिटी होता है ये दो टाइप का होता है। एक होता है शॉर्ट टर्म मॉडुलस ऑफ प्लास्टिसिटी और एक होता है लॉन्ग टर्म मॉडुलस ऑफ प्लास्टिसिटी। तो शॉर्ट टर्म मॉडुलस ऑफ प्लास्टिसिटी कितना होता है? 5000 इंटू रूट ओवर एफ सी के। अगर लॉन्ग टर्म की बात किया जाए, समय के साथ उसमें बात किया जाए, तो उसका मॉडुलस ऑफ प्लास्टिसिटी समय के साथ उसका देखा जाए तो 5000, उसमें क्रीप कोफिशिएंट को हम लोग लेते हैं, ठीक है। अगर लॉन्ग टर्म मॉडुलस ऑफ प्लास्टिसिटी की बात किया जाए तो उसमें हम लोग क्रीप कोफिशिएंट को कंसिडर करते हैं, जबकि शॉर्ट टर्म मॉडुलस ऑफ प्लास्टिसिटी की बात करता है तो उसमें हम लोग क्रीप कोफिशिएंट को कंसिडर नहीं करते हैं। तो लॉन्ग टर्म मॉडुलस शॉर्ट टर्म मॉडुलस ऑफ प्लास्टिसिटी पूछा गया है तो उसमें क्रीप कोफिशिएंट नहीं कंसिडर किया जाएगा, जबकि लॉन्ग टर्म मॉडुलस ऑफ प्लास्टिसिटी पूछा जाएगा तो उसमें क्रीप कोफिशिएंट पूछा जाएगा। यहाँ पे जो थीटा है वो होता है क्रीप कोफिशिएंट, ठीक है, वो होता है क्रीप कोफिशिएंट। तो क्रीप कोफिशिएंट का वैल्यू पूछा जाता है कि 7 दिन में कितना होगा, 28 दिन में कितना होगा और 1 साल में कितना होगा। सभी पॉइंट को याद रखेंगे। 7 दिन में होता है 2.2 और 28 दिन में होता है 1.6 और 1 साल के लिए होता है 1.1। और क्रीप क्या होता है? क्रीप होता है कि कोई भी कॉलम है या फिर कोई भी हमारे पास बीम है, इस बीम या फिर कोई भी स्ट्रक्चर जिसपे लोड लग रहा है, कांस्टेंट लोड लग रहा है, और ये जो कांस्टेंट लोड लग रहा है ये समय के साथ इसमें डिफ्लेक्शन देगा, या फिर इसका जो डेड लोड होगा, इसका जो डेड लोड होगा, ये जो हमारे पास जो कंक्रीट है, कंक्रीट का डेड लोड होगा, तो डेड लोड हमेशा सेम रहेगा और इस सेम लोड इस पे एक्ट करता रहेगा। तो इस सेम लोड की वजह से समय के साथ इसमें थोड़ा बहुत डिफ्लेक्शन दिखेगा, इसको बोला जाता है क्रीप। और समय के साथ ये जो क्रीप कोफिशिएंट होता है वो कम होता जाता है, क्योंकि वो अपने आप में स्ट्रेंथ गेन करते जाता है। तो जैसे जैसे स्ट्रेंथ गेन किया उसके उसके साथ साथ उसमें डिफ्लेक्शन कम देखने को मिलता है, इसलिए समय के साथ उसका क्रीप कोफिशिएंट भी कम होता है। क्रीप कोफिशिएंट भी याद रखिएगा कि 7 दिन के लिए कितना होता है, 28 दिन के लिए कितना होता है और 1 साल के लिए कितना होता है। तो इसमें पूछा गया है कि शॉर्ट टर्म मॉडुलस ऑफ प्लास्टिसिटी कितना होगा, ठीक है। अगर लॉन्ग टर्म मॉडुलस ऑफ प्लास्टिसिटी 28 दिन के लिए पूछ दिया तो वहां पे 28 दिन में पूछ दिया तो वहां पे ग्रुप कोफिशिएंट को हम लगा देंगे, जबकि यहाँ पे पूछा गया सिर्फ कोफिशिएंट ऑफ यहाँ पे सिर्फ पूछा गया है शॉर्ट टर्म मॉडुलस ऑफ प्लास्टिसिटी। शॉर्ट टर्म मॉडुलस ऑफ प्लास्टिसिटी कौन से ग्रेड के लिए? M25 ग्रेड के लिए। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो एफसीके है वो न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में होता है। तो यहाँ पे डायरेक्टली हम रख देंगे 5000 रूट ओवर 25। तो यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 25 और 3 बार 0, तो ये हो जाएगा हमारा 3 बार 0। तो ये जो हो गया हमारा न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में, ये हो गया हमारा न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में उसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। और न्यूटन पर एमएम स्क्वायर का 1 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर का याद रखिएगा 1 मेगा पास्कल होता है, ठीक है, 1 मेगा पास्कल होता है। इसको आप कन्वर्ट भी कर सकते हैं, ठीक है, ये सबको हम लोग कन्वर्ट भी कर सकते हैं, ये सबको कन्वर्ट भी किया जा सकता है, तो कन्वर्ट भी कर सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पे मेगा पास्कल में पूछा गया है तो मेगा पास्कल में कितना हो जाएगा? 25,000 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर या फिर 25,000 मेगा पास्कल। तो 25,000 मेगा पास्कल में देखेंगे ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सभी 25 के टर्म्स में दिया गया है और यूनिट कन्वर्जन है, तो यूनिट कन्वर्जन को आप लोग ध्यान से करिएगा, ठीक है। यूनिट कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 1 मेगा पास्कल मतलब कि एक 10⁶ पास्कल, ठीक है। और 1 पास्कल इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। और 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इक्वल टू 10⁶ न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। ये सब चीज को कन्वर्ट करके रखिएगा और यूनिट कन्वर्जन करते रहिएगा, अपने आप ये सब डाटा याद हो जाएगा, रटा जाएगा, ठीक। तो इसके लिए कितना हो जाएगा? 25,000 मेगा पास्कल या फिर 25,000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर एमएम स्क्वायर, ठीक। उसके बाद अगला सवाल है, जनरली मॉडुलस ऑफ प्लास्टिसिटी ऑफ स्टील यूज्ड डिजाइन ऑफ प्री स्ट्रेस कंक्रीट स्ट्रक्चर कंपेयर टू आरसी कंक्रीट स्ट्रक्चर, ठीक है। अगर हम लोग प्री स्ट्रेस कंक्रीट की बात करें तो उसमें हाई हाई टेंसाइल या फिर हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट यूज किया, हाई स्ट्रेंथ स्टील वायर यूज किया जाता है, और हाई हाई स्ट्रेंथ स्टील वायर यूज किया जाता है। उस हाई स्ट्रेंथ स्टील वायर का जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है वो जनरली जो हमारा माइल्ड स्टील होता है या HYSD बार होता है उससे ज्यादा होता है। माइल्ड स्टील या फिर HYSD बार होता है उससे ज्यादा उसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है। उसी चीज की बात किया गया है
तो इसमें क्या हो जाएगा, ज़्यादा होता है मॉडुलस ऑफ प्लास्टिसिटी। जो बार हम लोग प्री स्ट्रेस कंक्रीट में यूज़ करते हैं उसका मॉडुलस ऑफ प्लास्टिसिटी जनरली जो हम माइल्ड स्टील या फिर HYSD बार यूज़ करते हैं उससे ज़्यादा होता है। ठीक, अगला सवाल में आ जाते हैं, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स एंड, इसमें पूछा गया है लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स डज नॉट इंक्लूड। तो लिमिट स्टेट क्या होता है, दो टाइप का होता है, कि होता है लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स और एक होता है लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी। लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स में हम लोग बात करते हैं फोर्सेस के बारे में, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स में बात करते हैं हम लोग फोर्सेस के बारे में। इसमें हम बात करेंगे फोर्सेस के बारे में, ठीक है। और ये फोर्सेस की बात करेंगे तो इसमें टेंसाइल फोर्स को हम लोग इंक्लूड नहीं करते हैं, ठीक है। इसमें टेंसाइल स्ट्रेंथ को हम लोग इंक्लूड नहीं करते हैं क्योंकि टेंसाइल स्ट्रेंथ में स्टेबिलिटी आता है, उसमें डायरेक्ट क्रैक्स वगैरह जनरेट होता है, ठीक है। तो इसलिए इसमें हम लोग जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है, ठीक है, जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है, जो टेंसाइल स्ट्रेस होता है उसको हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं। बाकी इसमें बात किया जाता है फोर्सेस के बारे में, स्ट्रेसेस के बारे में, ठीक है। इसमें टेंसाइल स्ट्रेस को छोड़ करके बाकी टाइप के स्ट्रेसेस के बारे में बात किया जाता है लिमिटेड स्टेट ऑफ कॉलेप्स में, ठीक है। लिमिट स्टेट ऑफ कॉलेप्स में क्योंकि टेंशन आता है तो टेंशन में इकट्ठे वो नहीं होता है, वो धीरे धीरे वो टूटता है। कोई भी स्ट्रक्चर देखेंगे जो टेंसाइल में होता है तो धीरे धीरे उसमें स्ट्रेन आता है, इकट्ठे वो नहीं होता है। जबकि कंप्रेशन में वो धीरे धीरे कंप्रेस करेंगे तो इकट्ठे वो क्रैक होता है, ठीक है। तो इसीलिए लिमिट स्टेट ऑफ कॉलेप्स में हम लोग फोर्सेस की बात करेंगे, और वो फोर्सेस की बात करेंगे जो इकट्ठे हमको समय ही ना दे और वो डायरेक्टली टूट जाए। तो लिमिट स्टेट ऑफ कॉलेप्स होता है, और एक होता है लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी। सर्विसिबिलिटी में हम लोग बात करेंगे, उस चीज की बात करेंगे कि जो चीज आ रहा है, जो भी स्ट्रक्चर को क्रैक कर रहा है या फिर स्ट्रक्चर को, जो स्ट्रक्चर को क्रैक्स कर रहा है या फिर स्ट्रक्चर को प्रभावित कर रहा है किसी भी प्रकार से, लेकिन उसको अभी यूज किया जा रहा है, लेकिन आने वाले समय के लिए उसको यूज नहीं किया जा सकता है, वो होता है लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी। मतलब कि सर्विस दे रहा है लेकिन आगे उसको फर्दर यूज नहीं किया जा सकता है, उसमें हम लोग रिपेयरिंग का काम कर सकते हैं, वो होता है लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी। वहीं पे लिमिट स्टेट ऑफ कॉलेप्स किसकी बात करेगा, लिमिट स्टेट ऑफ कॉलेप्स की बात करेगा कि अगर जहाँ पे जो भी चीजें हैं जैसे बेंडिंग मोमेंट हो गया, शियर फोर्स हो गया, टॉर्क हो गया, या फिर फटीग या फिर कंप्रेशन, ये सारी चीजें आ रहा है एक लिमिट से, अगर ज्यादा आया, एक लिमिट से ज्यादा आया तो वो डायरेक्ट स्ट्रक्चर कोलैप्स हो जाएगा, डायरेक्ट स्ट्रक्चर वहां पे धंस जाएगा। तो इसमें हम बात करेंगे लिमिट स्टेट ऑफ कॉलैप्स। तो बेंडिंग मोमेंट अगर उसके लिमिट, बेंडिंग मोमेंट के लिमिट से ज्यादा आएगा तो वहां पे वो फेल हो जाएगा। शियर फोर्स से जो है, शियर फोर्सेस आ रहा है तो शियर फोर्सेस की वजह से वहां पे बेंडिंग मोमेंट आएगा, ठीक है। शियर फोर्सेस आ रहे हैं तो उसकी वजह से भी बेंडिंग मूवमेंट आएगा, और बेंडिंग मूवमेंट आया मतलब कि वो स्ट्रक्चर फेल हो जाएगा। वहां पे टॉर्क आएगा तो टॉर्क की वजह से स्ट्रक्चर फेल हो सकता है, वह उसको भी लिमिट स्टेट टू कोलैप्स में लिया जाता है। फटीग आता है उसको भी लिया जाता है, कंप्रेशन आता है उसको भी लिया जाता है। ये चार पांच चीजें इसको याद रखिएगा, इसमें टेंशन नहीं है, टेंशन को छोड़ करके, ठीक है। टेंशन को छोड़ करके कि टेंशन धीरे धीरे आता है, धीरे धीरे आता है, कंप्रेशन में वो इकट्ठे कोलैप्स हो जाता है, ठीक है। लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी की बात करेगा तो डिफ्लेक्शन हो गया, कितना डिफ्लेक्शन हो रहा है, 250 mm हो रहा है, 300 mm हो रहा है, जो भी हो रहा है वो डिफ्लेक्शन की बात करेगा। एक होता है ड्यूरेबिलिटी, कितना उसका समय है, 25 साल के लिए अगर हम घर को बनाए हैं लेकिन उसको लगभग लगभग 30 साल हम लोग यूज कर लेते हैं, 30 साल यूज कर लेते हैं, उसके बाद फिर उसमें हम लोग रिपेयरिंग वगैरह जो भी करना होता है करते हैं, तो वो ड्यूरेबिलिटी हो गया। वाइब्रेशन, वाइब्रेशन एक लिमिट तक का वाइब्रेशन को हम लोग झेल सकते हैं, उसके बाद नहीं झेल सकते। जैसे कि हम लोग लिफ्ट में ऊपर नीचे हो रहे हैं तो लिफ्ट में कुछ वाइब्रेशन आ रहा है तो कुछ हद तक के वाइब्रेशन को हम लोग एक्सेप्ट करेंगे, उसके बाद फिर उसको हम लोग सर्विस से बाहर कर देंगे, तो वाइब्रेशन भी हो जाता है लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी के अंतर्गत। फिर होता है फायर, फायर, ठीक है। उसके बाद होता है फायर स्टेबिलिटी, फायर स्टेबिलिटी उसके बाद हो जाता है फायर स्टेबिलिटी। तो फायर स्टेबिलिटी क्या होता है, मतलब कि हीट करना, हीट करना मतलब कि कोई भी स्ट्रक्चर है जहाँ पे जैसे हीट करने वाली चीजें या फिर वहां पे कोई भी भट्ठी यूज हो रहा है तो वो घर बहुत ज्यादा गर्म हो रहा है तो हम देखेंगे उसको यूज नहीं किया जा सकता है, तो एक समय के बाद उसका जो फायर रेजिस्टेंस है वो धीरे धीरे कम हो जाता है, फायर रेजिस्टेंस होता है वो धीरे धीरे कम हो जाता है और तुरंत से वो गर्म होने लगता है, उसके बाद फिर उसको यूज में नहीं लिया जाता है। तो ये सारी चीजें लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी में हो जाता है, जिन चीजों को हम लोग आ रहा है लेकिन फर्दर यूज कर सकते हैं और धीरे धीरे उसको रिपेयर किया जा सकता है या फिर वहां से हमको शिफ्ट होने का समय मिल जाता है, तो वो सब सर्विसिबिलिटी के अंतर्गत आ जाता है। और कॉलेप्स के अंतर्गत आता है कि जहाँ पे, ठीक है आगे बढ़ते हैं। आगे अगला सवाल है लिमिट स्टेट ऑफ कॉलेप्स एंड, हाँ ये हो गया। तो इसमें पूछा गया है लिमिट स्टेट ऑफ कॉलेप्स डज नॉट इंक्लूड, तो फ्लेक्सुरल आता है, फ्लेक्सुरल मतलब कि बेंडिंग
मूवमेंट, फ्लेक्सुरल मतलब बेंडिंग मूवमेंट आता है, कंप्रेशन, कंप्रेशन आता है, बात कर लिए हैं, टॉर्जन, टॉर्जन भी आता है, हम लोग बात किए हैं। इसमें टेंशन, टेंशन को इंक्लूड नहीं किया गया है, ये गलत है, ये इसका आंसर हो जाएगा टेंशन। तो इसका आंसर हो जाएगा टेंशन, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स डज नॉट इंक्लूड टेंशन, ठीक है। उसमें आ जाता है फ्लेक्सुरल बेंडिंग मूवमेंट का बात होता है, कंप्रेसिव फोर्स का बात होता है, कंप्रेशन का बात होता है, टॉर्जन का बात होता है, उसके अलावा उसमें शियर फोर्सेस का बात होता है। अगर जनरली फोर्सेस का बात किया जाए उसमें टेंशन को छोड़ करके, तो वो लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स के अंतर्गत आ जाएगा। उसके अलावा कुछ और चीज पूछा गया है, जैसे कि लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसेबिलिटी की डिफ्लेक्शन की बात किया गया है, ड्यूरेबिलिटी या फिर वाइब्रेशन या फिर फायर रेजिस्टेंस, इन सारी चीजों की बात किया गया है, तो वो हमारा हो जाएगा लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसेबिलिटी के अंतर्गत। फिर इसके अंदर फिर आगे हम आते हैं, अगला सवाल। अगला सवाल है 18 नंबर का सवाल। इसमें बोला गया है कि माइल्ड स्टील बार परसेंटेज इलोंगेशन एट फेलियर, माइल्ड स्टील बार में परसेंटेज इलोंगेशन कितना होता है। तो हम लोग अगर देखें माइल्ड स्टील में परसेंटेज इलोंगेशन कितना होता है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि मटेरियल में किस किस टाइप का इलोंगेशन होता है, ठीक है। तो एक होता है कि ब्रिटल मटेरियल होता है, पोस्ट इलास्टिक इलोंगेशन, पोस्ट इलास्टिक, पोस्ट इलास्टिक इलोंगेशन मतलब कि इलास्टिक लिमिट के बाहर, इलास्टिक लिमिट के बाहर जो इलोंगेशन हो रहा है वो 5% से अगर ज्यादा होता है तो उसको डक्टाइल मटेरियल बोलते हैं। लेकिन इलास्टिक लिमिट के ज्यादा, जैसे कि रबड़ हो गया, रबड़ हो गया, तो रबड़ में ये यहाँ से यहाँ तक की जो लिमिट होगी, यहाँ से यहाँ तक का जो स्ट्रेन होगा वो इलास्टिक स्ट्रेन होगा, और उसके बाद फिर उसका फेलियर स्ट्रेन बहुत कम होगा। तो यहाँ से यहाँ तक का जो स्ट्रेन है और यहाँ से यहाँ तक का जो स्ट्रेन है, ये वाला जो स्ट्रेन है वो 5% से कम होता है। तो अगर रबड़ की बात किया जाए या फिर कोई भी स्ट्रक्चर जिसका पोस्ट इलास्टिक इलोंगेशन बहुत कम होता है या फिर 5% से कम होता है, तो उसको ब्रिटल मटेरियल बोला जाता है। वहीं पे पोस्ट इलास्टिक इलोंगेशन 5% से ज्यादा होता है, यहाँ पे इलास्टिक लिमिट हो गया, इलास्टिक लिमिट के बाहर इतना इलोंगेशन आ रहा है, तो वो हमारा इलास्टिक इलोंगेशन, पोस्ट इलास्टिक इलोंगेशन हो गया 5% से ज्यादा, तो उसको बोलेंगे डक्टाइल मटेरियल। एक होता है ब्रिटल मटेरियल। वहीं पे हमारा माइल्ड स्टील बार को बोला गया है, माइल्ड स्टील बार के लिए बोला गया है, तो माइल्ड स्टील बार के लिए किस टाइप का मटेरियल होता है, डक्टाइल मटेरियल होता है। तो डक्टाइल मटेरियल होता है तो पक्की बात है कि उसका जो स्ट्रेन होता है वो 5% से ज्यादा होता है, लेकिन यहाँ पे सभी ऑप्शन 5% से ज्यादा दिया गया है, तो सभी ऑप्शन 5% से ज्यादा दिया गया है। तो माइल्ड स्टील के लिए परसेंटेज इलोंगेशन कितना होता है, तो वो होता है 23%, वो होता है 23%, इसको याद रखिएगा, ये 18% नहीं होता है, ये गलत लग गया है, ठीक है। उसका माइल्ड स्टील बार के लिए फेलियर के टाइम पे कितना इलोंगेशन होता है, तो 23% होता है, ये कोडल प्रोविजन है, याद रखिएगा। पोस्ट इलास्टिक इलोंगेशन फॉर माइल्ड स्टील बार 23%। अगर डक्टाइल मटेरियल की बात किया गया तो 5% से ज्यादा, ब्रिटल मटेरियल की बात किया जाएगा तो 5% से कम पोस्ट इलास्टिक इलोंगेशन, ठीक है। पोस्ट इलास्टिक इलोंगेशन मतलब कि प्लास्टिक इलोंगेशन, और प्लास्टिक इलोंगेशन मतलब कि परमानेंट इलोंगेशन, और जहाँ पे परमानेंट इलोंगेशन आता है उसके बाद ही वो चीजें फेल होता है, ठीक। उसके बाद बोला गया है अगला, क्रीप, इफेक्ट ऑफ क्रीप इज, इफेक्ट ऑफ क्रीप इज, तो इफेक्ट ऑफ क्रीप क्या होता है, तो क्रीप के बारे में पूछा गया है। डिक्रीज इन डिफ्लेक्शन इन बीम एंड स्लैब, इंक्रीज इन डिफ्लेक्शन ऑफ बीम एंड स्लैब, नॉट लॉस इन प्री स्ट्रेस। फिर उसके बाद डी ऑप्शन दिया गया है, सडन फेलियर ऑफ लोड फ्रॉम कॉन्क्रीट टू रेनफोर्समेंट स्टील। तो क्रीप क्या होता है, क्रीप क्या होता है कि कांस्टेंट लोड लगने की वजह से स्ट्रक्चर में डिफॉर्मेशन देखा जाता है, उसको बोला जाता है क्रीप। तो डिफ्लेक्शन का बात किया जा रहा है तो क्रीप में क्या होता है, समय के साथ उसमें डिफ्लेक्शन बढ़ता है, तो डिक्रीज इन डिफ्लेक्शन ये बात तो होगा ही नहीं, इंक्रीज इन डिफ्लेक्शन होगा, समय के साथ इंक्रीज इन डिफ्लेक्शन होगा। तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। सी ऑप्शन क्यों नहीं होगा, लो, नो लॉसेस इन प्री स्ट्रेस। तो प्री स्ट्रेस क्या होता है कि सबसे पहले हम एक स्टील बार को उसको खींच देते हैं, उसके बाद फिर उसमें हम लोग कंक्रीट को कास्ट करते हैं, ठीक है, या फिर कंक्रीट को कास्ट करते हैं, उसके बाद हम वायर को खींच देते हैं, उसके बाद इस पे हम लोग जोड़ देते हैं, तो उसमें पहले से कंप्रेसिव स्ट्रेन आ जाता है, कंप्रेसिव स्ट्रेन आ जाता है। तो कंप्रेसिव स्ट्रेन आने, लगातार कंप्रेसिव स्ट्रेन आने की वजह से ये लोड इस पे एक्ट कर रहा है, तो लोड एक्ट कर रहा है जिसकी वजह से इस पे कुछ क्या आ जाएगा, उस पे कुछ श्रिंकेज आ जाएगा। तो श्रिंकेज आ जाएगा तो क्या होगा, कंक्रीट पहले जितना, ये जो हमारा स्टील वायर है पहले जितना खींचा हुआ था अब थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, तो उसका जो स्ट्रेस फोर्सेस है वो कम हो जाएगा, उसमें जो कंप्रेसिव लोड लग रहा है वो धीरे से उसमें कम आ जाएगा, तो कम आ जाएगा जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, उसमें प्री स्ट्रेस लॉस देखने को मिलेगा। तो इसमें बोला गया है नो लॉस एंड प्री स्ट्रेस, तो ये गलत बात है, उसमें प्री स्ट्रेस लॉसेस दिखता है। किसी चीज को खींचे, खींचने के बाद उसमें थोड़ा सा स्ट्रेसेस कम हुआ या फिर वो छोटा हुआ क्रीप की वजह से, तो पूरा का पूरा कंक्रीट कम हुआ, कंक्रीट कम हुआ तो उसका स्ट्रेसेस वहां पे कम हो जाएगा, ठीक। तो इसमें भी देखा जाता है लॉसेस इन प्री स्ट्रेस। फिर क्या बोला गया है, सडन ट्रांसफर ऑफ लोड फ्रॉम
कंक्रीट टू रेनफोर्स स्टील, ऐसा बात नहीं होता है। कांस्टेंट लोड लगता है, उसका डेड लोड को हम लोग बोल सकते हैं। तो क्या होता है, कांस्टेंट लोड लगता है, कोई भी सडन लोड नहीं आता है, उसको इम्पैक्ट लोड बोला जाता है। तो इम्पैक्ट लोड का क्रीप से कोई लेना देना नहीं है। क्रीप क्या होता है, इंडिविजुअल लोड होता है जो कांस्टेंट उस पर लग रहा है। एक डेड लोड उसका एक प्रकार का क्रीप हम लोग बोल सकते हैं। डेड लोड को, डेड लोड जो लग रहा है किसी स्ट्रक्चर में, उसका खुद का जो लोड लग रहा है उसको हम लोग उस लोड के इफेक्ट को हम लोग बोल सकते हैं क्रीप का इफेक्ट। ठीक है, कोई भी लाइव लोड लग रहा है उसको हम लोग नहीं बोल सकते क्रीप। अगर लाइव लोड लंबे समय के लिए लग रहा है और कांस्टेंट लग रहा है, उसमें कोई वेरिएशन नहीं हो रहा है, तो उसको हम लोग बोल सकते हैं क्रीप। इसके बाद फिर अगला सवाल है 20 नंबर का, इन द आरसीसी बीम मिनिमम एरिया ऑफ टेंशन रेनफोर्समेंट डज नॉट डिपेंड अपॉन। तो सबसे पहले देखते हैं कि एएसटी मिनिमम कितना होता है टेंशन में। एएसटी मिनिमम होता है कम से कम 0.85 बीडी अपॉन एफवाई से ज्यादा होना चाहिए। कम से कम 0.85 बीडी अपॉन एफवाई से ज्यादा होना चाहिए। तो अब देखिए एएसटी मिनिमम किस पे डिपेंड कर रहा है, ये कंक्रीट का एरिया हो गया, कंक्रीट का एरिया हो गया बी इंटू डी, और बी पे भी डिपेंड कर रहा है, उसको इफेक्टिव डेप्थ है उस पर डिपेंड कर रहा है। ये होता है हमारा बी, ये होता है डी। ठीक है, ये होता है डी, ये होता है डी। यहाँ से यहाँ तक का बात करें तो डी, और यहाँ से यहाँ तक का बात करें तो कैपिटल डी। तो ये हो जाता है इफेक्टिव डेप्थ का बात करता है, इफेक्टिव डेप्थ या फिर इफेक्टिव क्रॉस सेक्शन एरिया का बात कर रहा है। तो इसमें पूछा गया है कि द बीम मिनिमम एरिया ऑफ टेंशन रेनफोर्समेंट डज नॉट रिपर। तो किस पे डिपेंड नहीं करता है, तो किस पे डिपेंड करता है, ये चीज हमको पता होना चाहिए। तो बी पे डिपेंड कर रहा है, डी पे डिपेंड कर रहा है, और उसका जो स्टील है उसका ग्रेड पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं विड्थ ऑफ द क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड कर रहा है, इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड कर रहा है, स्मॉल डी पे डिपेंड कर रहा है, ग्रेड ऑफ स्टील पे डिपेंड कर रहा है, तीनों पे डिपेंड कर रहा है। और किस पे डिपेंड नहीं करेगा, ग्रेड ऑफ कंक्रीट पे डिपेंड नहीं करेगा। यहाँ पे इस फॉर्मूला में कहीं भी एफसीके का बात नहीं हुआ, इस फॉर्मूला में कहीं भी एफसीके का बात नहीं हुआ है। तो एफसीके का बात नहीं हुआ है तो वो ग्रेड ऑफ कंक्रीट पे डिपेंड नहीं करेगा। तो इसका जो फाइनल आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। इसके अलावा इसमें पूछा जाता है कि मैक्सिमम टेंशन रेनफोर्समेंट कितना होता है। तो मैक्सिमम टेंशन रेनफोर्समेंट होता है 0.04 बी इंटू डी। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 0.04 बी इंटू कैपिटल डी है, कैपिटल डी है, ये एसीएस में पूछा गया है, और आपको ऑप्शन में बी इंटू स्मॉल डी भी रहेगा। तो ध्यान देना है, यहाँ पे ये ग्रॉस एरिया है, यहाँ पे जो एरिया है 4% ऑफ ग्रॉस एरिया है, 4% ऑफ ग्रॉस एरिया है। ये एसीएस में भी पूछा गया था, एसीएस 2020 में, और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। उसमें हमेशा कंफ्यूजन रहता है, तो एकदम से याद रखिएगा, इसको रट लीजिएगा कि यहाँ पे ग्रॉस एरिया है, कैपिटल डी है, मतलब ग्रॉस एरिया का बात होगा। आपको ऑप्शन में स्मॉल डी भी दिखेगा। ठीक, फिर अगला देखते हैं द क्रिटिकल सेक्शन ऑफ द शियर, द क्रिटिकल द क्रिटिकल सेक्शन फॉर शियर इन आरसी बीम इज। ठीक है, तो कितना होता है एट द फेस ऑफ द सपोर्ट, सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है, फेस ऑफ द सपोर्ट में सबसे ज्यादा होता है क्रिटिकल सेक्शन, क्रिटिकल सेक्शन फेस ऑफ द सपोर्ट। उसके बाद अगला है इन द ओवर रेनफोर्स सेक्शन, ओवर रेनफोर्समेंट सेक्शन। तो हमारे पास जो रेनफोर्समेंट होता है वो तीन टाइप का होता है, एक ओवर रेनफोर्समेंट सेक्शन होता है, एक अंडर रेनफोर्समेंट सेक्शन होता है, और एक न्यूट्रल सेक्शन होता है। तो न्यूट्रल सेक्शन में स्टील और कंक्रीट दोनों एक साथ फेल होते हैं, ये हो गया हमारा न्यूट्रल। ये हो जाएगा क्रिटिकल सेक्शन, ये हो गया न्यूट्रल क्रिटिकल सेक्शन। उसमें या फिर इसको बोला जाता है बैलेंस सेक्शन। तो बैलेंस सेक्शन में क्या होता है, जो स्टील का स्ट्रेंथ होता है, जो स्टील का मैक्सिमम स्ट्रेंथ होता है, स्टील भी अपने मैक्सिमम स्ट्रेंथ तक पहुंच जाता है, और कंक्रीट भी अपने मैक्सिमम स्ट्रेंथ तक पहुंच जाता है। कंक्रीट अपने मैक्सिमम स्ट्रेंथ तक पहुंच जाता है और स्टील अपने मैक्सिमम स्ट्रेंथ तक पहुंच जाता है, दोनों एक साथ पहुंचते हैं, तो उसको बोला जाता है बैलेंस सेक्शन। तो उसको बोला जाता है बैलेंस सेक्शन। तो बैलेंस सेक्शन को अगर हम मिलाएं, तो बैलेंस सेक्शन को अगर हम मिलाएं, तो इसके लिए जो न्यूट्रल एक्सिस आ रहा है, उसके लिए जो न्यूट्रल एक्सिस आ रहा है उसको बोलते हैं एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस, इसको बोला जाता है, सॉरी, इसको बोला जाता है क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस। अब देखिए इसके अलावा अगर हमारा जो इधर का बात हो रहा है, स्टील स्टील अपना अल्टीमेट तक पहुंच गया, लेकिन कंक्रीट अपने अल्टीमेट तक नहीं पहुंचा, कंक्रीट अपने अल्टीमेट तक नहीं पहुंचा। तो इन दोनों को अगर हम मिलाएंगे तो देखेंगे एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस यहाँ पे आ रहा है, जो कि एक्सिस से कम है, एक्सिस से कम है, एक्सिस से कम है, एक्सिस से एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस कम है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा अंडर रेनफोर्स सेक्शन, मतलब कि रेनफोर्समेंट अपने अल्टीमेट तक पहुंच जा रहा है। तो अल्टीमेट तक रेनफोर्समेंट पहुंच रहा है, तो इसको अल्टीमेट अंडर रेनफोर्समेंट सेक्शन कहते हैं, और इसमें स्टील हमारा पहले फेल होता है। उसके बाद फिर देखेंगे कि कंक्रीट अपने अल्टीमेट तक पहुंच गया, लेकिन स्टील अपने अल्टीमेट तक नहीं पहुंचा है। तो इन सेक्शन को मिलाएंगे, इस सेक्शन को मिलाएंगे, तो देखेंगे कि जो हमारा एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस है, क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस से नीचे आ चुका है। तो एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस से नीचे आ चुका है, तो इस सेक्शन को बोलेंगे हम लोग
ओवर रेनफोर्समेंट सेक्शन, ओवर रेनफोर्समेंट सेक्शन मतलब कि रेनफोर्समेंट का क्वांटिटी ज्यादा हो गया है, इसीलिए वो पहले फेल नहीं हो रहा है, कंक्रीट हमारा पहले फेल हो जा रहा है। तो इस टाइप का चीजें हैं, इन तीनों को याद रखिएगा, इसको कॉन्सेप्ट वाइज याद रखिएगा तो ज्यादा अच्छे से याद रहेगा कि कौन यूआरएस है, कौन ओआरएस है और कौन सा बैलेंस्ड सेक्शन है। ये हो गया हमारा बैलेंस्ड सेक्शन, ठीक है। तो इस फोटो से याद रखिएगा कौन पहले पहुंच रहा है, कौन पहले नहीं पहुंच रहा है। बाद में आप एग्जाम टाइम में भी इसको बना सकते हैं, कौन पहले फेल हो रहा है, कौन पहले नहीं फेल हो रहा है। और एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस और क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस में हम लोग उस पे जो उसका रिलेशन होता है वो निकाल सकते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ से भी सवाल पूछा जाता है। यहाँ पे जो सवाल पूछा गया उसका बात हम लोग कर लेते हैं, ओवर एनफोर्समेंट सेक्शन। तो स्ट्रेस इन कंक्रीट इज लेस देन स्टील, ओवर एनफोर्समेंट सेक्शन। ओवर एनफोर्समेंट सेक्शन मतलब कि इसका बात किया जा रहा है, ये हमारा हो गया बैलेंस सेक्शन। और ओवर एनफोर्समेंट सेक्शन में रेनफोर्समेंट यहाँ तक है और कंक्रीट अपने अल्टीमेट तक पहुंच गया है, ठीक है। तो क्या बोला है, स्ट्रेस इन कंक्रीट इज लेस देन स्टील, नहीं, स्टील में यहाँ है और इसमें ज्यादा है, इसमें अपने अल्टीमेट तक पहुंच गया, तो पहला बात गलत हो गया है। कंक्रीट रिचेस इज अलाउेबल स्ट्रेंथ फर्स्ट, हाँ सही बात है, ये अपने अलाउेबल तक पहुंच गया जबकि ये यहीं पे है, इसके पास इतना स्ट्रेंथ अभी बाकी है, तो ये सही बात हो गया। फिर स्टील रिचेस इन अलाउेबल स्ट्रेंथ फर्स्ट, नहीं, क्योंकि ये नहीं पहुंचा, ये अभी तक पहुंच गया, ये भी गलत बात है। डी स्ट्रेन इन कंक्रीट इज सेम एज द स्टील, नहीं, गलत बात है, क्योंकि इसके पास ज्यादा स्ट्रेन आ गया है क्योंकि ये अपने अल्टीमेट तक पहुंच गया है, ठीक है। तो इस पे हो जाएगा बी ए इसका ऑप्शन। तो ये हो गया हमारा आरसीसी का पोर्शन कंप्लीट होता है यहाँ पे। उसके बाद हम आगे देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। अगर इस पे आपको कुछ कहना होगा, कुछ क्वेश्चंस होंगे, कुछ क्वेरीज होंगे तो आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।